नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, जमकर हुआ घमासान, अब होगा मतदान। जी हां, अब कुछ घंटों के बाद बुधनी और विजयपुर सीट पर वोटिंग शुरू होने जा रही है। बुधवार की सुबह से ही इन दोनों सीट पर मतदाता मतदान के लिए कतार में दिखेंगे। ये दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, इसलिए इस उपचुनाव में दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंकी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा दल इस बार जनता को लुभावने में कामयाब रहा। क्या बुधनी और विजयपुर सीट पर समीकरण बदलेंगे? सवाल तो ये भी, इस चुनाव के नतीजों का असर बीजेपी और कांग्रेस पर कैसा पड़ेगा। आज चर्चा में इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बुधनी और विजयपुर में हुआ घमासान, अब कल होगा मतदान। बुधनी और विजयपुर सीट पर वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार के दिन इन दोनों सीट के वोटर्स ये तय करेंगे कि वो यहां किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी कि इस बार जनता के मन में क्या है, क्योंकि बुधनी और विजयपुर की सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिग्गजों ने भी यहां जमकर हुंकार भरी। बीजेपी ने जहां विकास के नाम पर वोट मांगे, तो कांग्रेस ने आरोप लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। हालांकि अब बीजेपी दावा कर रही है कि कल दोनों सीट पर जनता उसके प्रत्याशी को वोट करेगी। बुधनी और विजयपुर की जनता गरीब कल्याण की राजनीति को, जन कल्याण की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को स्पष्टता के साथ में जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण किया है, जन कल्याण और जनसेवा की राजनीति की है। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में और विगत 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में जिस प्रकार से काम कर रही है, उससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी विकसित मध्य प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को बुधनी और विजयपुर की जनता जनादेश के रूप में आशीर्वाद देने जा रही है। बुधनी और विजयपुर का मुकाबला बेहद ही रोचक रहा। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मंत्री बन गए, लिहाजा विजयपुर सीट हाई प्रोफाइल में तब्दील हो गई है। तो शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से ही बुधनी चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी थी, जो प्रचार के दौरान भी देखने को मिली। वही अब कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इन दोनों सीटों पर उसकी जीत होगी। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि किस तरह झूठे और थोथे वादे करके इन्होंने सरकार बनाई थी, वो सब वादे पूर्ण नहीं किए जा रहे हैं। कई योजनाएं बंद होने के कगार में। अगर हम विजयपुर की बात करें तो जनता के मत का अपमान किया गया, जबरन जनता को चुनाव में धकेला गया। जनता इसका जवाब चुनाव में कल वोटिंग के रूप में देगी। बुधनी में रमाकांत भार्गव की जीत होगी या फिर राजकुमार पटेल को जनता चुनेगी, इसका फैसला कुछ घंटों बाद जनता करने जा रही है। इसी तरह विजयपुर में रामनिवास रावत विजयी होंगे या फिर मुकेश मल्होत्रा पर वोटर्स भरोसा करेंगे, इस पर भी फैसला कल मतदाता करेंगे। लेकिन दोनों सीट पर कोई भी जीते या हारे, इससे प्रदेश की सत्ता में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को तो नहीं मिलेगा। हालांकि उपचुनाव के नतीजे मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में जरूर मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे जी। प्रचार अभियान थम गया, दोनों तरफ हमने देखा है ताकत उधर से कांग्रेस ने भी लगाई, चाहे विजयपुर की बात करें चाहे बुधनी की बात करें, और इधर से भी मुख्यमंत्री की बात कर लें, बीडी शर्मा की बात कर लें या शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब तो 2 दिन पहले गोलीबारी भी हो गई, आरोप भी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी के समर्थित गुंडे हैं, राजस्थान से इंपोर्ट करके लाए हैं। तमाम हथकंडे अपना लिए गए, हिंदू मुस्लिम हो गया, 370 हो गई। इन सब रणनीतियों के बाद, अभियान के बाद आप कैसे देखते हैं, किस तरफ पल्ला भारी दिख रहा है आपको? देखिए, दोनों विधानसभा क्षेत्रों का अपना अपना विचार टेम्परामेंट है जी। और विजयपुर के बारे में ये स्पष्ट रहा है कि वो रामनिवास रावत के पक्ष में जाती है, यानी कांग्रेस के पक्ष में जाती रही है ज्यादातर बार। 1-2 बार ऐसा वातावरण बना है कि बाबूलाल मेवाड़ा और सीताराम आदिवासी ये विधानसभा की सीट को निकाल पाए हैं, लेकिन ज्यादा समय रामनिवास रावत जीते हैं। अब
ये देखने वाली बात है कि रामनिवास रावत जीते हैं या कांग्रेस पार्टी जीती है। यदि कांग्रेस जीती है तो हमें मल्होत्रा जी, मुकेश मल्होत्रा जी की जो 40,000 वोट उनको मिले थे पिछली बार, और कांग्रेस के वोट उसमें प्लस होते हैं, तो क्या स्थिति रहती है। एक समीकरण का ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि रामनिवास रावत जी के साथ जो कांग्रेस का वोट आया है, समाज का वोट आया है, वो और भाजपा के वोट जो हैं वो यदि एकदम से मिलते हैं तब समीकरण क्या बनते हैं। ये एक मोटा मोटी बातें साफ दिखाई देती है विजयपुर के बारे में। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ताकत झोंकी है मुख्यमंत्री के रूप में, जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष वहां गए हैं, उन्होंने लगातार प्रचार किया है, उनके प्रभाव का क्षेत्र है वो। भाजपा अध्यक्ष का भी चूंकि मुरैना उनका अपना स्थान है, तो वो क्षेत्र भी उनके लिए एक प्रभावशाली क्षेत्र है। तो इन बातों से ये लगता है कि भाजपा रामनिवास रावत के साथ यदि जुड़ रही है तो जीत को बहुत कठिन नहीं माना जाना चाहिए। एक समीकरण ये दिखाई देता है। दूसरा, बुधनी के बारे में जो मेरा मानना है, तो बुधनी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा रहने वाला है। लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े रहने वाला है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस क्षेत्र के किरार वोट जो है वो शिवराज सिंह के साथ जाते हैं, और इससे पहले वो किरार वोटों का प्रभाव राजकुमार पटेल के साथ रहता था। अब राजकुमार पटेल उसमें कितना विश्वसनीय बन पाते हैं, कितना सरकार के साथ समीकरण को बिगाड़ करके अपने पक्ष में समीकरण कर पाते हैं, कितना जो है शिवराज जी के दोबारा लौट आने से और क्षेत्र में समय देने से वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, की वोटर्स को किस तरीके से शिवराज जी ने संभाला है। इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद ये जो है आकलन आज हम सब, मेरे सामने तो कम से कम ये आया है। मेरा तो ये मानना था कि बुधनी जो है वो अच्छी पोजीशन से बीजेपी जीतेगी, लेकिन आज जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जीत तो जाएगी लेकिन अच्छे वोटों से नहीं जीतेगी, क्योंकि समाज के लोगों का ये मन है कि भाई राजकुमार पटेल को क्यों, क्या दिक्कत है। फिर समाज के लोगों का एक बड़ा वर्ग जो है वो ये कह रहा है कि भाई राजकुमार पटेल को वोट देने का मतलब ये हो गया कि केंद्र में जो शिवराज की छवि बन रही है उसको डाउन करने से क्या फायदा हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो ऐसी स्थिति में यदि राजकुमार पटेल को जिता दे समाज की दृष्टि से भी, तो भी केंद्र में भी शिवराज का वातावरण खराब हो जाएगा और मध्य प्रदेश में कोई बहुत अचीव नहीं होने वाला। इसलिए मुझे जो बात कही गई कि जो टर्न आउट हो रहा है, तेजी से टर्न आउट हुआ है और भाजपा के पक्ष में चला गया। भाजपा के बारे में एक बात मैं आपको राजनीतिक रूप से कह दूं कि 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान आया है, उस बयान के मायने इस चुनाव प्रचार के साथ जोड़ना मैं समझता हूं व्यवहारिक रहेंगे। और वो ये कि उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा के चुनाव में शिवराज प्रभारी थे तो 4 सीटें जीता पाए थे, और जब मैं प्रभारी था तो सरकार बना ले गया था। तो यदि इसका मतलब बुधनी के बारे में क्या संदेश हो सकता है, क्या हम राजनीतिक समीक्षक लोग इस बात पर विचार करें कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जी को ये मालूम चल गया कि बुधनी में शिवराज का वातावरण कमजोर हो रहा है, इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लो कि भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय को यदि लेते हैं तो मानना पड़ेगा टफ सीट हो जाती है। अन्यथा मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि दोनों सीटें, सरकार का वातावरण है, सरकार के लिए अनुकूलता है, सरकार से कोई विरोध में जाना नहीं चाहता बहुत ज्यादा, इसलिए दोनों सीटें बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन प्रभु जी, जो शर्मा जी ने कहा उसमें एक चीज़ समान है कि दोनों ही जगह एक फैक्टर काम कर रहा है। यदि जो बीजेपी ने दाव चला था विजयपुर में जिसमें सफलता मिली थी, वही दाव कांग्रेस ने चला है, तो जातिगत वोट बैंक वहाँ पे असर कर रहे हैं, वही वोट बैंक बुधनी में असर कर रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय के बयान को किस नज़रिए से देखते हैं आप? कैलाश विजयवर्गीय को जो अचीव करना था ब्रजेश जी, मैं ये समझता हूँ कल जो प्रशासनिक तबादले की सूची आई है उससे वो उनको हासिल हो गया है। वो शायद एक जो हवा में एक खबर तैर रही थी, कैलाश विजयवर्गीय नाराज चल रहे हैं, आज भी वो कैबिनेट की बैठक में नहीं थे, पिछले कई कैबिनेट की बैठक से नहीं थे, जबकि वो कैबिनेट के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे, सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से कैबिनेट ब्रीफिंग भी करते थे। हमने वो दौर भी देखा है कि वो कैबिनेट के लिए ही इंदौर से भोपाल आए, बैठक की, ब्रीफिंग की, उसके बाद वो चले जाते थे। लेकिन अचानक ही यदि वो ऐसा दूरी बना रहे हैं तो शायद वो जो अफवाहें फैल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ वजन दिखता था। वो नाराज़ थे क्योंकि उनके विभाग के जो अधिकारी थे उनको लेकर उनकी नाराज़गी का भाव था। लेकिन अब शिवराज जी पे निशाना साधने के पीछे क्या? तो यदि मोहन यादव जी पे भी उन्होंने निशाना साध ही लिया था। इंदौर में भरे मंच पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, वो नशे को लेकर उन्होंने बात की थी, तो स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक चीज़ सवाल तो खड़े कर लिए थे कैलाश जी ने। इसके पहले वो कटे हाथ का ठाकुर बोल के शिवराज जी पर, जब मुख्यमंत्री शिवराज जी हुआ करते थे तब भी अपना उन्होंने एतराज़ जता ही लिया था। तो शायद
शायद वो जो है उनकी नाराजगी का भाव था। यदि इधर दांव नहीं चल रहा तो चूंकि चुनाव चल रहे थे, शिवराज जी झारखंड के भी प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं। जैसा सुरेश शर्मा जी कह भी रहे हैं कि शिवराज सिंह को बुधनी में हराना, चाहे शिवराज लड़े या शिवराज जिस पर हाथ रखें वो लड़े, हराना आसान नहीं है। लेकिन लीड कितनी होगी, जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि लीड कम होगी इस बार। लीड इतनी नहीं होगी कि रमाकांत भार्गव का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और लीड इतनी भी कम नहीं होगी कि शिवराज का कद बहुत ज़्यादा घट जाए। इतना संतुलन बुधनी में शिवराज सिंह के करीबी जो रणनीतिकार हैं, जो चुनाव मैनेजमेंट संभाले हुए हैं, वो इतना तो साथ कर वहाँ पर चुनाव प्रबंधन कर ही रहे होंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से राजकुमार पटेल को लेकर बात है कि उनके जो है विदिशा के उस चुनाव के कागज अब जारी होना, उस चुनाव को लेकर आरोप लगाना, तो निश्चित तौर पर वो जो सुरेश शर्मा जी ने अभी कहा किरार वोट बैंक वाली बात, तो किरार जो है किरार की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है बुधनी में। और यदि वो झुकता है तो किरार बहुत सीट मानी जाती है। एक तरफा वोट यदि किरार के गए राजकुमार पटेल को तो बीजेपी को खासी मुश्किलें हो सकती हैं। एक फैक्टर और यहाँ पर जो है गौर करने लायक है, जो चर्चाओं में है लेकिन सुर्खियां नहीं बन पा रहा है, वो ये है कि बुधनी की बहू यानी शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी, जो कि पूरा चुनाव मैनेजमेंट महिलाओं के बीच में वही संभालती थी शिवराज सिंह चौहान की चुनाव प्रचार का, वो इस बार बुधनी में बिल्कुल भी प्रचार करने नहीं गई हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान जरूर गए हैं वहाँ पर, तो महिला वोट बैंक को साधने का काम जो वो करती थी, वो शायद वो कमी यहाँ पर महिलाओं को भी दिख रही होगी। कुछ ना कुछ असर उसका भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये बुधनी की बात कहें तो बुधनी में बीजेपी जीत जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि शिवराज जी की साख का सवाल है, टिकट उन्होंने दिलाया है, बुधनी की जनता उनसे बड़ी अपेक्षाएं करती है। वो मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्रीय मंत्री हैं, भविष्य में आगे और भी कोई बड़े पद की संभावना है उनकी। दिल्ली दूर नहीं है, जब कहोगे तब मैं आता रहूंगा, मर भी गया तो यहीं पैदा होऊंगा। हाँ, लेकिन एक पूरा इस चुनाव में एक चीज और समझ में आई इस बुधनी के चुनाव में कि जो शिवराज सिंह चौहान पर्चा भरने के बाद बुधनी के हर मतदाता को कहते थे कि वो शिवराज सिंह चौहान है, अब मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आऊँगा, उनको झारखंड का प्रभारी होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद आखिरी दिन तक बुधनी में जोर लगाना पड़ा। तो इसलिए बुधनी की टक्कर को बहुत जो पहले आसान दिखती थी उतनी आसान अब नहीं मानी जा सकती है, लेकिन पड़ला बीजेपी का भारी वहाँ पर दिखाई देता है। विजयपुर की यदि बात करें तो मैं बहुत हद तक सुरेश शर्मा जी ने जो कहा, बहुत अनुभव है उनको राजनीतिक रिपोर्टिंग का और विश्लेषण का, तो उनसे सहमत हूँ। विजयपुर पहले तो रामनिवास रावत लगातार जीतते रहे, एक बार 98 में जो है हारे, एक बार 2018 में हारे। तो रामनिवास रावत जो 2 बार हारे, दोनों बार यदि हम कहें तो उस समय जो है अलग अलग समीकरण थे। पहली बार हारे तब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वो हार गए, दूसरी बार जब हारे तब बीजेपी की सरकार, शायद कांग्रेस की सरकार उस समय भी बनी थी, तब भी वो हारे। तो यदि कांग्रेस का वोट बैंक होता पूरी तरह तो शायद रामनिवास रावत हारते नहीं। रामनिवास रावत का एक अपना वोट बैंक वहाँ पर था, वहाँ के जातिगत समीकरणों का बहुत बड़ा योगदान था। जो शहरिया ट्राइबल हैं वो इधर उधर होते थे, और वो शहरिया ट्राइबल यदि मुकेश मल्होत्रा जो कि पिछले बार 42,000 वोट लेकर आए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के तीसरी पोजीशन पे रहे, तो यदि उधर उनके वोट, वो जो वोट बैंक थे पिछले चुनाव में, वो यदि उनके साथ हैं तो फिर बाकी के वोट बैंक यदि उनको प्लस करते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक भी जाता है। और जो जिस तरीके से सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा की नाराजगी सामने नजर आई थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने मंच में सीताराम आदिवासी ने कहा था कि भाई रावतों को संभाल कर रखिए आप, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं वो असर दिखाता है। तो वहाँ कांटे की टक्कर, बहुत कड़ी टक्कर वहाँ पर है। लेकिन वहाँ का जो एक जो हम कहें कैटलिक कन्वर्टर जो है वहाँ पर उत्प्रेरक की भूमिका जो है यदि विजयपुर में, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना से सांसद रहे और जो चुनाव प्रबंधन के ऐसे जादूगर रहे कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा अखबारों की हेडलाइन बनी थी, भागो भागो ठाकुर आया वोटिंग के दिन। 4 महीने से वो पूरी चुनाव की कमान संभाले हुए हैं, एक दिन में एक दर्जन से ज्यादा सभाएं। हाँ, ये तो सभाएं अभी देखनी है ब्रजेश जी। जिस दिन रामनिवास रावत बीजेपी में आए उसके अगले दिन से नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव का प्रबंध वहाँ का संभाल लिया था। बैठकों के दौर लगातार जारी थे, किसको कहाँ लगाना है, किस वर्ग के व्यक्ति को कहाँ लगाना है, ब्राह्मण का कहाँ उपयोग है, किसका कहाँ उपयोग है, सारे उपयोग तय करके उन्होंने वहाँ पे लोगों की तैनाती की है बीजेपी के नेताओं की, पूरा प्रबंधन उनने संभाला है। और आखिरी दिन तक यदि हम कहें कि आज भी उनका प्रबंधन आज तो चरम पर होगा, तो निश्चित तौर पर चूंकि साख वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की भी इस चुनाव से जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर वो भी वहाँ पर जो है बहुत नेक टू नेक फाइट में हो सकता है कि जो है बीजेपी के निकलने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत वैसा नहीं कहें कि कांग्रेस पूरी तरह जीत जाएगी या बीजेपी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से वहाँ पर जीत जाएगी, लेकिन नेक टू नेक फाइट वहाँ पर है।
दमोह जैसा ना हो, पृथ्वीपुर जैसा हो सकता है, या पृथ्वीपुर ना हो दमोह हो सकता है, कुछ भी कयास वहाँ पर हम लगा सकते हैं क्यों। लेकिन एक जो प्रबंधन जो नरेंद्र सिंह तोमर का जो अभी तक सर्टिफाई रहा है, दमोह की परिस्थितियां अलग थी, जिस तरह से वहां पे समन्वय नहीं दिख रहा था वो यहाँ पे पूरा समन्वय दिख रहा है। चाहे नहीं, बुधनी की बात सारी करें हम। चीजें मुझे लगता है मुरैना में सारे फैक्टर एक किनारे रख दीजिए। मुरैना का केवल एक फैक्टर है चुनाव का, नरेंद्र सिंह तोमर। यदि नरेंद्र सिंह तोमर प्रबंधन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वो जिता ही ले जाएंगे, भले 2000 वोट से जिताएं, 1000 वोट से जिताएं या 10,000 वोट से जिताएं। वो एक अलग तरीके का उनका प्रबंधन है वहाँ का। हम भी लोकसभा चुनाव में जब वो मुरैना गए थे तो हम अपनी आंखों से देख कर आए तो हमें नहीं लग रहा था कि सीट निकल पाएगी। और कांग्रेस जिस तरह से आशंका व्यक्त कर रही, जिस तरह से शिकायत कर रही, लग भी ऐसा ही रहा है। नहीं, वो तो कांग्रेस का तो खैर सवाल उठाना उनका फर्ज है, वो हमेशा सवाल उठाता है। विपक्ष में जो भी रहता है, दोनों दल, बीजेपी की तरफ से भी शिकायतों के अंबार लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि शिकायतें बीजेपी ने नहीं की। ऐसी शिकायत नहीं कर रहे जैसी वो विजयपुर में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको संभावना दिख रही है ना। वहाँ पे चूंकि रामनिवास रावत के प्रति लोगों की नाराजगी का भाव भी है, वहाँ पे शहरी और आदिवासी वोट बैंक का एक जो दाव था जो बीजेपी चलती थी, उस दाव से वो भी चाहते हैं कि बीजेपी को ही परास्त कर दें। जी बिल्कुल। तो शर्मा जी, चर्चा तो बुधनी की बहू की भी हो रही है, इसके साथ साथ चर्चा तो कमलनाथ की भी हो रही है और सिंधिया की भी हो रही है। क्या ये फैक्टर भी वहां असरकारक देख रहे हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी का कोई बहुत प्रभाव बुधनी और श्योपुर में या विजयपुर में होगा मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं, संयोगवश जो है वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें प्रादेशिक प्रबंधन की जानकारी नहीं थी और वो इसी कारण फेल हो गए। देखिए, मंत्रिमंडल चलाना किसी प्रधानमंत्री के अंतर्गत वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर के सारे मंत्रिमंडल चलाना और प्रदेश के समीकरणों को बांध के रखना, ये एक दूसरा बड़ा काम होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कमलनाथ जी का कोई बहुत असर नहीं है। कमलनाथ जी तो महाकौशल में भी पूरे प्रभावशाली नहीं है, और वो उस समय एक वातावरण था जिसके तहत एकदम से लगा कि नहीं, कमलनाथ जी आए हैं, और एक जो शोर सुनते थे वो शोर का लाभ उनको मिल गया। फिर कुछ अडानी जी ने उनकी मदद कर दी और उनको जो है पूर्व मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हो गया। मैंने आपके चैनल पर बहुत दमदारी से ये बात कही थी कि कमलनाथ जी इस चुनाव के बाद कांग्रेस को बुरी तरीके से हराएंगे, और वो प्रमाण हुआ। मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपके रिकॉर्ड में ये बात होगी। क्योंकि मुझे ये मालूम था, मुझे किसी ने ये कहा कि भाई अडानी जी के कहने पर कमलनाथ जी को इस स्थिति तक पहुंचाया, और बड़े नेताओं की बात भी इसमें शामिल थी। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने इस बात को इंडोर्स किया था। वो तो एक अलग विषय हो गया। इसलिए कमलनाथ जी का और इनका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित रूप से असर पड़ने वाला विषय है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई नेगेटिव अप्रोच के साथ इस समय आएंगे नहीं, क्योंकि जो वातावरण इस समय एकदम से पैदा कर दिया गया कि भाई भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो पैदा किया गया, अन्य लोग भी इस टाइप की स्थितियां बना रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस से आया हुआ कोई भी नेता नेगेटिव स्टेप लेगा, वो आत्मघाती स्टेप होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को नेगेटिव वातावरण बनाने की इस बात को लेकर कोशिश करेंगे कि रामनिवास रावत मेरे साथ क्यों नहीं आया। तो ये एक बात है। मैं एक बात, पर वो महाराष्ट्र में लगे भी हुए हैं, लगातार उनकी चुनावी सभाएं वहां पे चल रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, उनने एक वातावरण बनाया। मैं प्रभु जी को एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि जब सुषमा स्वराज जी चुनाव लड़ रही थी यहाँ से, और राजकुमार पटेल संयोग से नामांकन उनका रद्द हो गया था, या जो भी परिस्थिति रही नामांकन रद्द हो गया था उनका, उस समय मेरी सुषमा जी से बात हुई थी। मैं शायद कहीं कहा नहीं होगा मुझे मैं आज एक बात, उनसे मेरी सीधी बात नहीं हुई थी, ये मैं स्पष्ट कर दूं। उनके जो लोग थे वो मेरे क्षेत्र के लोग थे। मेरा जन्म चूंकि हरियाणा में हुआ है, मेरे रिश्तेदार जो है थे वहां। तो उनने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है, अब तो अच्छी जीत हो जाएगी। तो हमने कहा जीत अच्छी हो जाए या बुरी हो जाए, आपको इस बात की चिंता करना कि मतदान ज्यादा हो जाए। क्यों ऐसा? हमने कहा इसलिए कि शिवराज जी अपनी लीड से ज्यादा लीड सुषमा जी की नहीं होने देंगे। आप कितनी ताकत लगा लीजिए, और उस चुनाव के परिणाम को देख लीजिए। एक तरफा चुनाव होने के बाद भी लीड जो है वो शिवराज जी से नीचे ही रही थी। आज भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शिवराज जी ये सीट तो जीत लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई लीड होगी इसकी संभावना आपको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो समाज को भी खुश रख लेंगे और अपनी सीट भी बचा ले जाएंगे। एक डर जो है मुझे अभी चर्चा के बाद महसूस हुआ है, और वो डर ये है कि जैसे आपने दमोह की बात कही, तो क्या बुधनी में दमोह दोहराया जा सकता है? क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और ना मैं लाग लपेट की बातें नहीं करता हूं। मुझसे पूछा गया एक बार कि दमोह में जो है भाजपा क्यों हारी, तो मैंने कहा कि शिवराज जी भाजपा अध्यक्ष को ताकतवर नहीं बनने देना चाहते, और ये भाजपा अध्यक्ष यानी विष्णुदत्त शर्मा जी का पहला चुनाव है, इसलिए ये चुनाव हार जाने में शिवराज को कोई नुकसान नहीं है।
लेकिन चूंकि पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल ये चुनाव हुआ है, तो यदि मान लो यही राजनीति बुधनी में भी चल गई होगी कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शिवराज जी को हम जो है कमजोर सिद्ध कर देंगे केंद्र में, कि देखिए वो अपना उपचुनाव नहीं जीता पाए, तो यदि दमोह का रूप बुधनी में हो जाए, ये आशंका, ये अभी डर लगा मुझे, इससे पहले नहीं लगा, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि शिवराज जी चुनाव जीता ले जाएंगे। लेकिन ये बदला जो है लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके का आपने देखो, मुख्यमंत्री जाए विजयपुर जा रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष जा रहे हैं विजयपुर जा रहे हैं, तो एक समीकरण विजयपुर की तरफ तो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन बुधनी को सबने सुनना छोड़ा है। गए हैं लेकिन सुनना छोड़ा है। लेकिन बुधनी में दूसरे काम भी हुए ना, दीपक जोशी वापस आ गए बुधनी में, सुरेश पचौरी ने नया खुलासा कर दिया, वो रिपोर्ट ही उजागर कर दी कि किस तरह से राजकुमार पटेल ने क्या किया था उस समय 2009 में। वही सब बातें हैं ना। देखिए, दीपक जोशी को तो लेना होता तो उसी समय ले लेते जब वो घर से चल दिए थे। अब दीपक जोशी तो बैकडोर आए हैं, ये तो सभी की समझ में आता है, और दीपक जोशी के लिए अब कोई ठिकाना नहीं बचा था, इसलिए शिवराज जी ने लेके, क्योंकि वो जिस घोड़े पर बैठ करके गए थे, वो घोड़ा तो वैसे ही हमने पहले ही दिन कह दिया था कि दीपक जोशी केवल इस अहंकार में गए हैं, वो कोई कैलाश जोशी जी के बेटे के अहंकार में नहीं गए। वो उस समय जनता विद्यार्थी मोर्चा बना था, प्रभु जी को याद होगा, और शिवराज जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, और हमीदिया कॉलेज के अंदर दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था, और उसमें जनता विद्यार्थी मोर्चे को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बना था, उसका एक अहम था उनके मन में कि जब मैं जनता विद्यार्थी मोर्चा लड़ा करके शिवराज को डाउन कर सकता हूं, तो मैं शिवराज से तो भारी हुई, ये सोच करके वो गए थे। बाद में कांग्रेस में उन्हें कोई तवज्जो मिला नहीं, और मिलना भी नहीं था, क्योंकि कैलाश जोशी जी के बेटे को कितना ही कांग्रेसी बना लीजिए, वो 95% भाजपा ही तो रहेगा ही। तो इसलिए आप उसको, वो जो है उनका राजनीतिक सोच ही गलत था, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वो आलोचक पहले दिन से ही भाजपा के थे, वो तो अनेकों स्टंट्समैन है, मैं कभी बता दूंगा, लेकिन आज का विषय ये नहीं है। इसलिए उनका बुधनी में आना बैकडोर एंट्री है, उसका कोई वो नहीं है, और इससे कोई बहुत लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए आपको तो जोशी जी के आने से लाभ होगा या नहीं? एक चीज बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे अच्छे से मालूम है कि रामनिवास रावत जी का, प्रभु जी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी की सभा में रामनिवास रावत को भाजपा ज्वाइन करना था, वहां जो है उनका ज्वाइनिंग टल गया, और भाजपा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी के सामने उन्होंने ज्वाइन किया। उसके पीछे की कहानी 2 लाइन में बताता हूं, केवल ये है कि उनको ये कह दिया गया था कि आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सामने आकर के, तो बाकी काम आप बाद में प्रधानमंत्री जी से ही कराना, और वो टल गया। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं के सामने उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ये 100% फैक्ट खबर है, ठीक है, कोई नहीं छापे अलग बात है, मैं भी नहीं छापा था बहुत सी खबरें, लेकिन मैं वो कह देता हूं। प्रभु जी एक छोटा सा कमेंट, ये दोनों ही उपचुनाव के परिणाम पर आप कांग्रेस और बीजेपी का क्या असर देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी सत्ता में है तो निश्चित तौर पर जीत का दारोमदार उन पर है। ये बुधनी यदि किसी भी कारण से हार गई बीजेपी, तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या शिवराज सिंह चौहान हो, सब पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उनके जो राजनीतिक कद है, उनके वजूद है, उस पर असर पड़ेगा। और जो अभी आपने एक बात छेड़ी थी, शायद यही वजह है कि दीपक जोशी का बुधनी में कोई प्रभाव नहीं है। बुधनी के ब्राह्मणों के वो नेता नहीं है, लेकिन बुधनी में वो चुनाव प्रचार करने गए बीजेपी के खिलाफ, तो दीपक जोशी बीजेपी में आ गए, क्योंकि एक एक वोट की लड़ाई वहाँ पर इस बार हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पिछले चुनाव की बात करें तब से अब तक वहाँ पे बदलाव आया है। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कमलनाथ को आजमा लिया, अजय सिंह राहुल को आजमा लिया, अरुण यादव को आजमा लिया, अब उनने नई पीढ़ी पर दांव खेला है। तो अभी भले 10 चुनाव हार जाए, जीतू पटवारी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश नेतृत्व पर आला कमान का भरोसा उनका कायम रहेगा, क्योंकि लड़ाई जो जीतू पटवारी लड़ रहे हैं वो अगले विधानसभा चुनाव की लड़ रहे हैं। जी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह को कोई स्वीकार नहीं करता, और कमलनाथ जी प्रचार में नहीं गए, और जीतू पटवारी और उमंग सिंधार जो हैं वो जन नेता नहीं है। उनको जनता के बीच में अब वोट कबाड़ने वाली क्षमता पैदा करना पड़ेगी, वो है नहीं। इसलिए कांग्रेस का वो केवल जनता यदि सरकार के विरोध में होगी और कैंडिडेट के विरोध में होगी, जितने वही वोट मिलने वाले हैं, या कैंडिडेट की व्यक्तिगत क्षमता के वोट मिलने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस की संभावनाएं हैं नहीं। कांग्रेस तो टप्पा मार के जीतेगी। और जहां तक दीपक जोशी का प्रश्न है प्रभु जी, तो रमाकांत भार्गव जी जो है वो खुद अपने आप में ब्राह्मण है, इसलिए दीपक जोशी के सहारे की उन्हें जरूरत नहीं है ब्राह्मण। शर्मा जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भले ही इस चुनाव के परिणाम से कुछ नफा नुकसान ना हो,
लेकिन बीजेपी को ज़्यादा असर पड़ेगा। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, यदि वो यहाँ पे लूज करती है तो निश्चित तौर पर उन दिग्गजों की साख पर उन पर सवाल खड़े होंगे, सरकार पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए बीजेपी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। अब परिणाम किसके पक्ष में आते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।